नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट व ऑनर्स बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने आदर्शवादी विचारधारा के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समाजवाद, जिसके अनेकों रूप विश्व के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में देखे जाते हैं, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान युग की सबसे बड़ी देन समाजवाद तथा समाजवादी विचारधारा का विकास है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो सबका कल्याण चाहती है, जो व्यक्तिगत हितों को सामाजिक हित के अधीन समझती है, जो लाभ के स्थान पर सेवा भाव पर जोर देती है, जो पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र प्रतियोगिता का विरोध करती है, जो शोषण, अन्याय, गंभीर आर्थिक असमानताओं तथा अन्य सामाजिक बुराइयों का अंत चाहती है, जो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक उपलब्धियों को सामान्य लाभ के लिए प्रयोग में लाना चाहती है, जो कम से कम बड़े उद्योगों का तो सामाजिकरण चाहती ही है, तथा इसके साथ ही जो सबको विकास के समान अवसर प्रदान भी करती है। अगर एक शब्द में इसको कहें तो राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए समाजवाद समय की पुकार है। यह एक ऐसा वाद है जो करोड़ों की आशाओं को व्यक्त करता है। लेकिन इस समाजवादी विचारधारा के बारे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि इसका जन्म कब और कैसे हुआ। इसके बारे में दार्शनिकों के विचारों में मतभेद है। इसके जो प्रारंभिक इस विचारधारा के जो समाजवादी विचारधारा के जो प्रारंभिक जो विचारक हैं, उनमें सेंट सिमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, प्रोधा इसके प्रारंभिक समाजवादी माने गए हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि समाजवाद का जन्म कब व कैसे हुआ। इतना अवश्य है कि समाजवाद शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समाज से है। इस तरह समाजवाद का संबंध समाज सुधार से है या समाज कल्याण से है। समाजवाद का जन्म संभवतः प्रारंभिक मानवों से ही हुआ या आदिकाल से ही इसका जन्म माना जाता है, क्योंकि उनमें संपत्ति सामूहिक होती थी। और यह भी कहा जाता है कि स्पार्टा में कुछ समय के लिए समाजवादी शासन भी रहा था। प्लेटो की रचना रिपब्लिक में भी समाजवादी तत्वों को ढूंढा जा सकता है। उसके द्वारा प्रतिपादित संरक्षक वर्ग या शासक वर्ग के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहने की बात वो करता है। वे शक्ति का प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए करते थे, परंतु प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक था, आर्थिक नहीं, तथा वह केवल सामान्य जनता के लिए नहीं था, सिर्फ शासक वर्ग पर ही लागू होता था। कुछ विचारक ये मानते हैं कि समाजवाद बहुत पुरानी विचारधारा है और यूनानी या ग्रीक सभ्यता में या ग्रीक के छोटे छोटे नगर राज्यों में, जिसमें स्पार्टा का नाम विशेष रूप से लिया गया है, वहाँ के बारे में कहा गया है कि वहाँ समाजवादी शासन बहुत पहले रहा है। समाजवाद आधुनिक युग की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसके उदय के साथ साथ एक ऐसे दृष्टिकोण का उदय हुआ जो सामाजिक शोषण के अंत तथा सभी क्षेत्रों में न्याय की स्थापना का समर्थक है, क्योंकि
भौतिकवाद या पूंजीवाद मानव के द्वारा शोषण, उसके प्रति अन्याय और उसका उसके स्वतंत्रता और उसके अधिकारों का हनन करने वाली विचारधाराओं का वर्तमान समय में भी अधिक जोर है और प्रारंभिक समय में भी या आदिकाल में भी इन व्यवस्थाओं का देखा जा सकता है। इसलिए समाजवाद आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसके उदय के साथ साथ एक ऐसे दृष्टिकोण का उदय हुआ जो सामाजिक शोषण के अंत तथा सभी क्षेत्रों में न्याय की स्थापना का समर्थक है। वर्तमान समाजवाद का युग कहलाता है। विश्व के सभी देशों में आज समाजवादी विचारधारा तेजी से विकसित हो रही है और विश्व का प्रत्येक देश अपने को समाजवादी कहलाने में गर्व का अनुभव करता है। समाजवादी विचारधारा केवल एक राजनीतिक दर्शन ही नहीं है, वरन ये जीवन का एक माध्यम बन गई है जो व्यक्ति के सामाजिक व आर्थिक विकास में विश्वास करती है। समाजवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का। ये एक समाजवाद के सामान्य परिचय या अर्थ के रूप में हम समाजवाद का अध्ययन कर रहे हैं। अब कुछ समाजवाद की परिभाषाओं का जो अनेक विद्वानों द्वारा इसकी परिभाषा जो दी गई है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से समाजवाद की परिभाषा करना बहुत कठिन है क्योंकि समाजवाद का आज तक कोई निश्चित रूप नहीं रह पाया है। परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदल जाता है और यही कारण है कि रैमजो मेयर ने इसके बारे में ये कहा है कि यह एक गिरगिट के समान है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है। समाजवाद क्या है? इसका उत्तर प्रोफेसर एलाई ने यह बताकर देने का प्रयास किया है कि समाजवादी कौन हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी व्यक्ति वह है जो राज्य के अंतर्गत संगठित समाज को इस दृष्टि से देखता है कि वह आर्थिक वस्तुओं का न्याय संगत वितरण करने तथा मानवता को ऊंचा उठाने में सहायक हो। यानी कि जो प्रोफेसर एलाई हैं उन्होंने समाजवाद का अर्थ ये बताया है कि समाजवादी व्यक्ति वही है जो राज्य के अंतर्गत संगठित समाज को इस दृष्टि से देखता हो कि वह आर्थिक वस्तुओं का न्याय संगत वितरण करे तथा मानवता को ऊंचा उठाने में सहायक हो। जबकि व्यक्तिवादी यह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना आध्यात्मिक व भौतिक उद्धार स्वयं करे। एमाइल के अनुसार यह श्रमिकों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूंजीपति या पूंजीवादी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है। इस प्रकार अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं इसको दी हैं और रैमजो मेयर ने इसीलिए इसको कहा कि ये गिरगिट के समान है और परिस्थितियों के अनुकूल यह अपना रंग बदलता रहता है। इसी प्रकार हुगन ने जो परिभाषा समाजवाद की दी है वो इस प्रकार से है। समाजवाद श्रमिक वर्ग का एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य उत्पादन व वितरण के मौलिक साधनों के सामूहिक तथा लोकतंत्रीय प्रबंधन द्वारा शोषण को समाप्त करना है। महान अंग्रेज दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने समाजवाद को भूमि तथा संपत्ति के सामाजिक स्वामित्व का समर्थक बताया है। अंग्रेजी दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने जो बताया है कि समाजवाद भूमि तथा संपत्ति के सामाजिक स्वामित्व मतलब निजी स्वामित्व को समाप्त करके सामाजिक स्वामित्व का समर्थक समाजवाद को बताया है। विचारों की सब प्रकार की भिन्नताओं के कारण यह कहना अत्यंत कठिन है कि समाजवाद क्या है क्योंकि उसका रूप अनिश्चित सा हो गया है। और इसी कारण सीएम जोड़ के शब्दों में जो सीएम जोड़ ने कहा है
वह एक ऐसे टोप या टोपी के समान हो गया है जिसका हर किसी के द्वारा पहने जाने के कारण उसका कोई शक्ल ही नहीं रह गई है, या वो जो अपने मूल रूप में वो जो टोपी थी उसको अलग अलग लोगों ने या प्रत्येक व्यक्ति ने अपने सिर पर धारण किया या अपने विचारों में शामिल किया, और उसका अपना कोई असल रूप नहीं बच पाया है, क्योंकि यह वह एक ऐसे टोप के समान हो गया है। सीएम जॉर्ज ने इसको अच्छे से परिभाषित करते हुए बताया है कि वो एक ऐसे टोप के समान हो गया है जिसका हर किसी के द्वारा पहने जाने के कारण उसकी कोई शक्ल ही नहीं रह गई है। आज विश्व में, क्योंकि आज विश्व में लोकतांत्रिक समाजवाद अलग विचारधारा के रूप में है, साम्यवादी समाजवाद अलग विचारधारा के रूप में है, अफ्रीकी समाजवाद अलग अपना दृष्टिकोण रखता है, और इस्लामिक समाजवाद जैसे अनेक रूप इसके सामने आए हैं जिनका अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनमें आपसी मतभेद भी हैं और उनके सिद्धांतों में भी अंतर देखा गया है। कार्ल मार्क्स पहला समाजवादी लेखक माना गया है जिसने समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की। उसका समाजवाद संत साइमन, फोरियर और ओवन की तरह काल्पनिक नहीं था। उसका समाजवाद यानी कि कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक समाजवाद दी है, और वो संत साइमन, फोरियर और ओवन की तरह काल्पनिक नहीं था। मार्क्स ने अपनी रचना में विशेषकर जो साम्यवादी घोषणा पत्र जो उन्होंने 1848 में उसको पत्र को, साम्यवादी घोषणा पत्र को या मैनिफेस्टो को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बनाया, और दास कैपिटल जो उनकी पुस्तक है जो जिसकी रचना उन्होंने 1867 में की, उसमें वो समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। उसका समाजवाद पूर्णतया समाजवादी था। मार्क्स ने न केवल उस समय का चित्र खींचा जिसकी वह स्थापना चाहता था, बल्कि उन अवस्थाओं की विस्तृत व्याख्या भी की जिसके द्वारा उस समय समाज की स्थापना हो सकती थी। वर्तमान समय में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं हो, चाहे वो दर्शन विज्ञान हो, चाहे साहित्य कला हो, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, आदि सभी क्षेत्र इसी से प्रभावित हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार तथा नीति इसी से प्रभावित हैं। शासन प्रणालियां तथा आर्थिक नीतियां इसी से प्रभावित हैं। जहां इंग्लैंड जैसे प्रजातांत्रिक देश की समाजवादी नीतियों का अनुसरण करते हैं, वहीं हिटलर जैसे तानाशाही अधिनायक भी अपने आप को समाजवादी कहता था। हिटलर के दल का नाम ही राष्ट्रीय समाजवादी दल था। भारत में भारतीय जनसंघ जैसे दक्षिणपंथी भी समाजवादी होने में अपना कल्याण समझते हैं। हर व्यक्ति, हर समूह, हर संगठन अपने आप को प्रगतिशील बताकर लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए समाजवादी कहलाना पसंद करता है, और यही कारण है कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। न इसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई ठोस परिभाषित या उसका ठोस प्रमाण नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि हर कोई समाजवादी कहलाना या समाजवादी कहलाना पसंद करता है, चाहे वो हिटलर हो, चाहे इंग्लैंड का प्रजातांत्रिक हो, क्योंकि हिटलर ने तो अपने जो उनका राजनीतिक दल था उसका नाम ही राष्ट्रीय समाजवादी दल रखा था। समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है, परंतु वर्तमान में इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो चुका है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लहर ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के स्थान पर राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाजवाद को जन्म दिया। और यही कारण है कि आज टीटो समाजवाद, भारतीय समाजवाद,
चीनी समाजवाद, अफ्रीकी समाजवाद, अरब समाजवाद आदि नाम सुनने को मिलते हैं। कुछ विचारकों के लिए समाजवाद उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व है, तो कुछ के लिए उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और छोटे बड़े उत्पादन के साधनों पर सीमित निजी स्वामित्व है। कुछ के लिए यह नागरिकों के आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने की प्रणाली है, तो कुछ के लिए ये नियंत्रण की प्रक्रिया है। कुछ के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ, शोषण और अन्याय की वृत्ति तथा निजी निवेश का अंत करने का तरीका है। इसी प्रकार कुछ लोगों के लिए धन के वितरण की पूर्णतया नवीन प्रणाली है। कुछ के लिए समाजवाद भूमि और प्राकृतिक साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व को स्थापित करने का आधार है। कुछ के लिए ये वर्गीय आंदोलन है। कुछ के लिए ये पारस्परिक सहयोग की प्रेरणा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का यंत्र है। कुछ के लिए सबको श्रेष्ठ बनाने का तरीका है, तो कुछ के लिए यह समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना का सर्वोत्तम साधन और समानता का आधार है। इतनी विभिन्नताओं के कारण ही समाजवाद ऐसा आंदोलन और जीवन पद्धति है जो सार्वजनिक कल्याण पर आधारित है। यानी कि इतने इसके प्रकार बताए, उस आधार पर यह है कि अल्टीमेटली इसका अंतिम जो उद्देश्य या लक्ष्य है वो सामाजिक कल्याण पर आधारित है। समाजवाद एक विरोध भी है, एक सुधार आंदोलन भी है, क्योंकि यह पूंजीवाद का विरोध करता है, यह उसके व्यक्तिगत लाभ का विरोध करता है, यह उससे उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक बुराइयों तथा विषमताओं का विरोध करता है, यह स्वतंत्र प्रतियोगिता का विरोध करता है, यह मानव के कल्याण के लिए तथा उसे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए एक सुधार आंदोलन के रूप में भी माना गया है। इसलिए समाजवाद एक विरोध भी है। इसमें पूंजीवाद के लाभों का, उसके उत्पादन का, उसके आर्थिक जो विषमताएं हैं उनका और स्वतंत्र प्रतियोगिताओं का विरोध करता है, और मानव के कल्याण के लिए तथा उसे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए या कराने के कारण इसको एक सुधार आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। इस प्रकार ये इस वीडियो के माध्यम से हमने समाजवाद का अर्थ और परिभाषाओं के माध्यम से समाजवाद की विचारधारा को समझने का प्रयास किया है। अंतिम रूप से, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समाजवाद के अनेकों रूप वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसके अनेकों रूप देखने को मिलते हैं, और हर कोई अपने आप को समाजवादी कहलाने में गौरव महसूस करता है। तो ये इसका समाजवाद की जो अर्थ और परिभाषा का सामान्य परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम समाजवाद के जो मूल सिद्धांत हैं या उसके मौलिक जो तत्व हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, और बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। धन्यवाद।